नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा वीडियो है डार्क एनर्जी के विषय में। तो दोस्तों, आपकी दिवाली आई होप अच्छी रही होगी। तो दिवाली में हम लोग रोशनी करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, और यहाँ भी एनर्जी का ये काम है। तो आज हम एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, डार्क एनर्जी की। ये एक काल्पनिक रूप है जिसे फिजिसिस्ट द्वारा यह समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया है ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि तीव्र गति से फैल रहा है। और दोस्तों, हम सभी ग्रेविटेशन से भलीभांति परिचित हैं, और हम डार्क एनर्जी को इसके एक बुरे प्रतिरूप के रूप में सोच सकते हैं, जो एंटी ग्रेविटी फोर्स की तरह काम करता है, जो ब्रह्मांड को भर देता है और स्पेस टाइम के ताने बाने को बहुत ही ज़्यादा फैला देता है। और ऐसा करते समय डार्क एनर्जी ब्रह्मांडीय वस्तुओं को ग्रेविटेशन की तरह एक साथ खींचने की बजाय उन्हें तेज़ी से अलग अलग करती हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल मैटर और एनर्जी का लगभग 68% से 72% पार्ट है, जिसका अर्थ है कि डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर दोनों पर भारी रूप से हावी है। और दोस्तों, अभी वैज्ञानिकों को पूरी तरह से इसके विषय में पता नहीं लग सका है, और सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, थ्योरीज दी जा रही हैं। और इसके लिए कुछ प्रमुख कैंडिडेट्स भी हैं जिसके माध्यम से इसे समझने की कोशिश की जा रही है कि डार्क एनर्जी है क्या। और इनमें अंतरिक्ष की वैक्यूम एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जो कि मेनली रिक्त स्थान में आते जाते रहते हैं, और नेगेटिव प्रेशर के लिए जिम्मेदार फिफ्थ फोर्स शामिल है, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का कारण हो सकता है। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो डार्क एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, जैसे कि निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्र जिन्हें क्विंसेंस कहा जाता है। इसके अलावा टैक्योन के क्षेत्र, जो कि काल्पनिक कण हैं, जो प्रकाश की तुलना में तेज़ी से यात्रा करते हैं और समय में पीछे की ओर चलते हैं। और ये सभी बातें पूर्णतः अभी तक काल्पनिक हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में डार्क एनर्जी को वास्तव में जानने का एकमात्र तरीका ब्रह्मांड पर इसके प्रभाव के माध्यम से ही है। और लगभग 25 साल पहले यह कहा गया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और यह विस्तार समय के साथ तेज होता जा रहा है, और यह प्रक्रिया पिछले 5000 मिलियन ईयर्स से हो रही है। इस प्रोसेस की वजह से ही गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हालांकि हमारे सभी ब्रह्मांड संबंधी ऑब्जर्वेशंस इस घटना का समर्थन करते हैं, फिर भी हमारे पास विस्तार में इस प्रवृत्ति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह क्यों हो रहा है। हालांकि हम उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं जो इस प्रभाव का कारण बनता है, और ये एक ऐसा पदार्थ या लिक्विड होना चाहिए जो कि गुरुत्वाकर्षण की आकर्षक प्रवृत्ति पर काबू पा सके, और इसे सभी स्पेस टाइम में पतला और समान रूप से फैला हुआ होना चाहिए। और हमारा ब्रह्मांड संबंधी मॉडल एक विस्तारित ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक घटना का अस्तित्व जिसे हम हॉट बिग बैंग कहते हैं। और फिर भी विस्तार की वर्तमान स्थिति समय में स्थिर नहीं है, बल्कि यह विस्तार लगातार बढ़ रहा है। और इस प्रकार विस्तार में यह बढ़ती हुई दर एक अलग ही फैक्टर द्वारा संचालित होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों या गैलेक्सीज के निर्माण के समय मुख्य रूप से कार्य नहीं कर रहा था। और 1999 में फिजिसिस्ट माइकल टर्नर ने ब्रह्मांडीय बजट के उस काल्पनिक कंपोनेंट का नाम रखा डार्क एनर्जी, और ब्रह्मांड के विस्तार में वर्तमान प्रवृत्ति के लिए यह स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है। और माइकल टर्नर अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। इसके बिना विस्तार धीमा हो जाएगा और अंततः ब्रह्मांड का विस्फोट हो जाएगा, जिससे बड़े पैमाने की संरचना में देखी गई आकाशगंगाओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि डार्क एनर्जी आखिर इतनी रहस्यमयी क्यों है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है क्योंकि हम इसे सीधे मेज़र नहीं कर सकते, और हम यह भी नहीं जानते कि यह किस चीज़ से बनी है। तो इसका पता लगाने और इसकी नेचर का अध्ययन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को तैयार करना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके साथ ही वर्तमान ऑब्जर्वेशंस वर्तमान समय में हबल कांस्टेंट की वैल्यू से अलग हैं, क्योंकि हम अनिश्चित हैं कि क्या डार्क एनर्जी समय के साथ बदल रही है, और यदि ऐसा है तो ये विस्तार की गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर रही है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास क्लूज़ हैं, लेकिन डार्क एनर्जी की प्रकृति और विशेषताओं को अभी अनावरण करने से पहले अभी बहुत लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है। डार्क एनर्जी के मुख्य संदिग्ध तत्व कौन से हो सकते हैं? अधिकांश ऑब्जर्वेशंस के अनुसार डार्क एनर्जी के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार ब्रह्मांड संबंधी कांस्टेंट है, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, और जो अक्सर क्वांटम वैल्यूम के उतार चढ़ाव से संबंधित होता है। और ये डार्क एनर्जी के लिए सबसे पसंदीदा एक्सप्लेनेशन है, इस हद तक कि इसे मानक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल में भी शामिल किया गया है।
लेकिन कई अन्य विचारों के अलावा स्केलर फील्ड, गैलीलियन, एक्सियन और टैक्योनिक फील्ड और यहाँ तक कि डायनेमिक डार्क एनर्जी मॉडल जैसी अवधारणाएं भी दी गई हैं। और एक प्रश्न यह है कि क्या अगले 10 वर्षों में डार्क एनर्जी का रहस्य सुलझ पाएगा। ये अनुमान लगाना कठिन है कि क्या वैज्ञानिक इतने कम समय में डार्क एनर्जी की रहस्यमय संरचना को हल कर पाएंगे। और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च परियोजनाएं लगभग इसी समय सीमा तक चलती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वह ब्रह्मांडीय बजट के इस कंपोनेंट को समझने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स का 70% से कम नहीं है। DES, DESI, यूक्लिड, JWST, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी और नैन्सी ग्रेस रोमन जैसे टेलीस्कोप बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की संरचना का पता लगाकर और विभिन्न तकनीकों के साथ हबल कांस्टेंट को मेज़र करके समय के साथ डार्क एनर्जी की प्रकृति और इसके डेवलपमेंट को समझने का इरादा रखते हैं। और साइंटिस्ट के पास इसके लिए डेटा बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, जिससे कि वे एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर डार्क एनर्जी क्या है और ब्रह्मांड में इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। लेकिन एक प्रश्न ये है कि अगर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा कॉफ़ी का मग हमसे दूर जा रहा हो, या फिर हम रोज़ ऑफिस जा रहे हैं तो हमारा रास्ता रोज़ लंबा होता जा रहा हो। और दोस्तों, हम नॉर्मली इस तरह की चीज़ों को नहीं देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। हालांकि कभी कभी लगता है कि कुछ इस तरह का हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन से बधी हुई वस्तुएं जैसे कि तारे और प्लैनेटरी सिस्टम्स, स्टार क्लस्टर्स, तारा समूह, आकाशगंगाएं और आकाशगंगाओं के समूह और यहाँ तक कि हमारा कॉफ़ी मग और टेबल भी डार्क एनर्जी के प्रभावों का अनुभव नहीं करते हैं। और इसका कारण यह है कि ग्रेविटेशन अभी भी छोटे स्केल पर डार्क एनर्जी को हरा देता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में सिर्फ बड़े स्तर पर ही काम करती है और ब्रह्मांड का विस्तार एक ऐसी घटना है जिसे केवल आकाशगंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय वस्तुओं को देखकर मेज़र किया जा सकता है। और ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स अर्थात ब्रह्मांडीय वस्तुएं हमसे लाखों, अरबों और यहाँ तक कि दसियों अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर अंतरिक्ष की विशाल खाड़ियों से अलग हैं और हमसे दूर हैं। और जितनी अधिक दूरी इन ब्रह्मांडीय वस्तुओं को अलग करती है, उतनी ही तेज़ी से वे एक दूसरे से दूर भागती हैं। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक फुलाए हुए गुब्बारे पर 3 धब्बे बनाने की कल्पना करें, जिनमें से 2 एक दूसरे के करीब हों और एक दूर हो। इस एग्जाम्पल में डार्क एनर्जी ग्रेविटेशन पर काबू पाने के लिए गुब्बारे में बहने वाली हवा है, जिसे गुब्बारे की रबर की सरफेस के टेंशन द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही गुब्बारा फूलता है, तीनों बिंदु एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लेकिन सबसे दूर का बिंदु सबसे अधिक तेज़ी से दूर जाएगा। और यह 3 आकाशगंगाओं की तरह है, जिनमें से 2 एक दूसरे के करीब हैं और एक दूर है, जिनमें से एक तेज़ी से दूर जा रही है। क्योंकि इसके और अन्य आकाशगंगाओं के बीच का स्थान गुब्बारे के रबर की तरह फैल रहा है, और अधिक स्थान का मतलब है अधिक विस्तार। वर्तमान में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आकाशगंगाएं हर 10 लाख साल में एक दूसरे से 0.007% दूर होती जा रही हैं। और अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर एथन सीगल ने बिग थिंक के लिए एक कॉलम में बताया कि वास्तविक रूप से 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ब्रह्मांडीय वस्तु के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ये 1326 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से पीछे हट रही है। इस बीच 1 बिलियन लाइट ईयर दूर स्थित एक आकाशगंगा लगभग 13,360 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से अर्थात 10 गुना तेज़ी से पीछे हट रही है। और ब्रह्मांड के विस्तार की यह दर गैलेक्सी GNZ11 के लिए मेज़र की गई है, जो कि अब तक खोजी गई सबसे पुरानी आकाशगंगाओं में से एक है, जिसे हम तब देखते हैं जब ब्रह्मांड सिर्फ 400 मिलियन वर्ष पुराना था। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए सेकंड पार्ट देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स दें और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। नमस्कार।